नमस्कार, मैं सागर सूरज। आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। आज देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, जिस घटना को लेकर पूरा का पूरा देश जो है, पूरा पूरा युवा समाज सन्न है। ऐसा लगा है कि जेपी आंदोलन की स्थिति पैदा हो गई थी जंतर मंतर में। आज संसद भवन में मार्च था। अनशन पर थे वांगचुक, सोनम वांगचुक, जिनको पुलिस उठा के ले गई थी और हॉस्पिटल में भर्ती कर दी थी। इधर उनकी जो पार्टी थी, पार्टी कहें या समर्थक कहें, जो भी कहें, कॉकरोच जनता पार्टी, उनके समर्थन में देश भर के युवा आए थे। हजारों की संख्या में युवा आए थे और आने के बाद जो है एक मार्च की शुरुआत हुई थी। जो प्री प्लान था, पहले से था। वो मार्च जंतर मंतर से संसद भवन तक जानी थी। और जाने के बाद जो है बीच में जिस तरीके से पुलिस की क्रूरता सामने आई है, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है युवाओं को, जैसे मारा गया उनको, जैसे पीटा गया है, इसको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ है कि जैसे जेपी आंदोलन हुआ था, जिस तरीके से उस वक्त इमरजेंसी देश में लागू कर दी गई थी। इमरजेंसी के टाइम में जिस तरीके से कार्रवाइयां होती थी, उस तरह की कार्रवाई महसूस की गई है, जिसको लेकर पूरे पूरे देश में आज काफी आक्रोश है। युवा काफी आक्रोशित है। और फोर्सफुली कहा जाए तो सोनम वांगचुक के कार्यक्रम को, उनके जो आंदोलन था, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। और अंत में दो लोग, कहा गया है कि दो लोग गए हैं और सरकार से बात की है। सरकार से सिर्फ आश्वासन मिला है कि उनके मांगों पे विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। तो इन्हीं तमाम बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ बैठे हैं अधिवक्ता एस के पंकज। BNM TV। मैं इसे जानने का प्रयास करूंगा, ये जो घटना घटी है आज जंतर मंतर में, जिस तरीके से पूरे देश के युवा पहुंचे थे और जिस तरीके से उनपे ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, पुलिसिया कार्रवाई, क्रूरता के जो शिकार हुए हैं बच्चे, इसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज फिर से ऑनलाइन जोड़ने के लिए। और जैसा कि सर आपने कहा कि आज स्थिति ये हो गई है कि पुलिस बहुत ज्यादा बच्चों पर लाठीचार्ज किए। बच्चे हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जेनजी युवा है, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हों या सोनम वांगचुक के समर्थन में गए हुए लोग हों, इंटेलेक्चुअल से लेकर के और यूथ जनरेशन तक सभी लोग वहां पे थे और सभी लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज करके भीड़ को एक तितर बितर कर दिया गया है और आंदोलन को एक तरह से वहां से हटा दिया गया है, आंदोलनकारियों को हटा दिया गया है। लेकिन ये तो तानाशाही है ना जी, देखा जाए सर, सही बात है। लेकिन दो चीजें इसमें जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। एक तो ये सब कह रहे हैं आप कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है और ये डिक्टेटरशिप है, यानी प्रजातंत्र के विरोध में है और तानाशाही है। और दूसरी तरफ एक चीज सब और बताइए कि इस देश में जब जब डेमोक्रेसी कमजोर हुआ है, देश में डेमोक्रेसी कब कब सबसे ज्यादा कमजोर हुआ, जब पंडित नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय ऐसा मौका था कि पंडित नेहरू चाहते तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन वो डेमोक्रेसी को इतना सम्मान करते थे कि जो लोग तो कहते थे कि जब उन्होंने कहा था कि चाइना जिस जमीन को लिया है उस पर कुछ नहीं उपजा है, कुछ दिनों से वो जमीन बंजर थी, तो मनमोहन लोहिया जो है वो खड़ा होकर के बोले थे कि मेरे सिर पे कई सालों से बाल नहीं है, तो क्या मैं सिर को कटवा दूं। और उस राम मनमोहन लोहिया को समर्थन देते थे पंडित नेहरू। जब बोलते थे, दिनकर जब बोलते थे, उनके खिलाफ जाकर के संसद में कविता पढ़ते थे नेहरू के खिलाफ, तो उनको सम्मान देते थे दिनकर, पंडित नेहरू। तो कहने का ये है कि उनके पास मौका था कि वो डेमोक्रेसी को स्नैच कर सकते थे, हटा सकते थे, कुचल सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। इंदिरा गांधी के समय डेमोक्रेसी पर सबसे ज्यादा खतरा एलेक्सली कथित रूप से लोगों का मानना है कि आया। तो उसका परिणाम सर क्या हुआ सो देखा है। जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की आज हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी आहट जो है वो इंदिरा गांधी सरकार में ही शुरू हुई थी। जैसे एक अनुमान के तहत मैं राशि बता रहा हूँ कि उस समय देश में यह कानून लागू हुआ कि जो सरकारी नौकरी में थे, उनको अगर एक बच्चा हो जाता था तो उस एक बच्चे का के लिए अलाउंस मिलता था। जैसे सपोज करिए आज के मनी वैल्यूएशन और जॉब के का जो सैलरी और पे स्केल है, उसके अकॉर्डिंगली अगर एक बच्चे पर 2,000 रुपए अलाउंस सरकार देती थी, 2 बच्चे पर 4 देती थी, और तीसरा बच्चा होते ही 4,000 छीन लेती थी। तो ये कानून जो स्ट्रिक्टनेस है वो शुरू हुआ था जनसंख्या नियंत्रण पर। और जबरन नसबंदी कार्यक्रम जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जब डेमोक्रेसी कमजोर हुआ था। जब डेमोक्रेसी कमजोर हुआ था तो इंदिरा गांधी इतनी मजबूत हुई कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट करके
और उन्होंने बांग्लादेश बना दिया था। पाकिस्तानी सेना दुनिया के सबसे कायर सेना की तरह 80,000 प्लस करीब 90,000 सैनिकों ने राइफल पैर पर रख करके और भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेके थे, आत्मसमर्पण किया। उस समय तो डेमोक्रेसी कमजोर थी। जिस जेपी आंदोलन की बात करके सर आप शुरुआत की है, उस जेपी आंदोलन की शुरुआत ही होती है डेमोक्रेसी के कमजोर होने के कारण। लेकिन इनके खिलाफ जेपी आंदोलन हुआ है, इंदिरा गांधी उनकी सरकार ने पाकिस्तान को झुकाया, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटा और जनसंख्या नियंत्रण कानून की आहट लाई। और आज जो हरियाली सब देख रहे हैं, हरियाली का कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी की सरकार ने ही शुरू किया। ठीक है पंकज जी, ये बात अच्छी है, इंदिरा गांधी ने काम किया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी सरकार भी काम मैं कर ही मोदी रही सरकार पर भी सराहता हूँ। काम कर ही रही है। आप 371 हटा, 35 ये हटा, तो मैं वही कहना सारे चाहता हूँ। सारे काम हुए, जी लेकिन आज ऐसा महिलाओं को महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ उसके साथ इंजस्टिस हो रही है। तो मैं सर वही बता दूं। इसमें शिक्षा के मामले में जो आक्रोश है, नीट के पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं, लोग जो है ऐसे लोग हैं जो नीट में गलत तरीके से डॉक्टर बन जा रहे हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है और जो शिक्षा ग्रहण करता है उस सड़कों पर ठेला चलाता है। इसको लेकर आक्रोश है और मांग भी भाई लाल वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक यही कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। उनका कोई अपना मांग तो था नहीं, वो भी इस देश की मांग कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक जिम्मेवारी दायित्व जो है, ये होना चाहिए रफी। अगर कोई आदमी चाहता है कि देश की शिक्षा में सुधार हो, कोई आदमी चाहता है कि लोग जो है, जो नेता है, वो कुछ कहे तो करे, तो ऐसी परिस्थिति में कोई जो पढ़ा लिखा होता है, वांगचुक की तरह, सोनम वांगचुक की तरह वो अनशन करते हैं। और जो थोड़ा सा ज्यादा आक्रोश में आ गए, कम पढ़े लिखे हैं, तो भड़क तिवारी बनते हैं। लेकिन आखिर आदमी करे तो क्या करे? अगर अनशन न करे, बंदूक न उठाए, तो सरकार कैसे इन बातों को समझेगी? ये जो है नीट की परीक्षा की जो पेपर लीक हो रहा है, ये कैसे बंद होगा? सर बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं। सर इसका मैं जवाब देता हूँ। आप ही का अखबार है सर, इसका जो है आप ये पीडीएफ सुबह में आ जाता है 5 बजे, 6 बजे भोर में हम लोग ये डिबेट को शूट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लाइव डिबेट। और मेरे पास एकदम 5:55 में ये आ गया है प्रिंट कॉपी अखबार की आपकी मॉडर्न न्यूज। इसी में सर एक खबर छपी है कि भ्रष्टाचार का आलम है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहा है। और वहां के चपरासी से लेकर के और जिला शिक्षा पदाधिकारी तक के अगर संपत्ति की जांच करा दी जाए तो मामला खुल जाएगा। एसबीयू के छापेमारी में बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास इतनी अकुत संपत्ति जो है, वो इतना कैश निकला था कि मशीन थक गई थी, हाथ थक गया था, मशीन कोलैप्स कर गया था एकदम। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि आज जैसा कि सर में आपने सर सवाल पूछा कि आदमी करे तो क्या करे, शिक्षित आदमी के पास आमरण अनशन करने और मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और जो जोशीला युवा है या कम पढ़ा लिखा, या फिर जो है वो जोशीला कहिए उसको कम पढ़ा लिखा नहीं, और वो युवा है तो उसके पास भरत तिवारी बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सर रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पर बात नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा था कि रास्ते जो है, कैसे आप अपनी बात सरकार के पास पहुंचाएंगे? मैं सर बता रहा हूँ और आग्रह करता हूँ कि सर इसको जो है वो मेन पृष्ठ पर बॉर्डर न्यूज मिरर में सर छापिएगा। मेरे सर कहने का अर्थ ये है कि मैं बता रहा था कि डेमोक्रेसी जब कमजोर हुई, इंदिरा गांधी की सरकार ने अच्छा काम किया। डेमोक्रेसी कमजोर एलएसडी मोदी सरकार में हुई तो धारा 370 जो भारत माता के सिर पर एक बहुत बड़ा दाग था उसको हटाया गया। राम मंदिर बना, राम टेंट से निकल कर राजभवन में पहुंच गया, सारी चीजें हुई। और सर स्थिति ये है कि लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में डिमांड क्या है कि नीट पेपर लीक जैसे हो रहा है, पेपर लीक जैसे घृणित कार्य हो रहे हैं, उनको रोका जाए। तो सर कैसे रोका जाएगा? जो नीट पेपर लीक का माफिया है वो जेल चला गया और वो कुछ दिनों में बेल पा करके निकल जाएगा। और सर आपने देखा होगा रंजीत डॉन का आया था जिक्र उन दिनों सर, आप हिमालयन टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स में आप लिखते थे और आप ही का लेख मैंने पढ़ा था जिसमें रंजीत डॉन का बड़ा सा महल, उसकी अट्टालिका की तस्वीर छपी हुई थी और उसके सारे कारनामे छपे हुए। बाद में रंजीत डॉन जो है वो बहुत कम ही दिनों में बेल करा करके वापस निकले और पैसा उनके पास इतना था कि चुनाव लड़ गए। तो जब तक सर कानून को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है।
जरा सर बताइए कि नीट के कौन लोग छात्र होते हैं, नीट के छात्र छात्राएं कौन लोग होते हैं? अच्छा, ये वो कानून लोग कौन होते हैं। बनाएगा पंकज जी? जी जी कानून कौन बनाएगा? वही सरकार सर, बनाएगी। मैं उसी पे और सर आ उसी रहा हूँ। कानून को बनवाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सर मैं उसी पे आ रहा ये हूँ। असम में बैठे थे। मैं सर उसी पर आ रहा हूँ कि नीट में किन लोगों के बच्चे जाते हैं, जिनके पिताजी के पास नाम कोचिंग संचालन मतलब कोचिंग का नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाने के लिए कोटा, दिल्ली, पटना तक के जो है बड़े बड़े शहरों में पढ़ाने के लिए 5 लाख रुपया होता है, वही लोग के बच्चे जो है नीट में जाते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा तो इंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चौपट है। तो अगर सोनम वांगचुक, अगर कांग्रेस जनता पार्टी वाले जो है वो, और अगर जेनजी इसके लिए आंदोलन करती कि समान शिक्षा का कानून लाया जाए, जिसमें राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान सबको शिक्षा एक समान, यानी जिस ये स्कूल में एक चपरासी का बेटा पढ़े, उसी स्कूल में डीएम साहब का बेटा बेटी पढ़े, उसी स्कूल में जो है वो प्रधानमंत्री की बेटी पढ़े, उसी स्कूल में मुख्यमंत्री और बाकी और आदमी के घर के बच्चे एक स्कूल में पढ़े हैं। भारत में सर जब समान शिक्षा का कानून लागू हो जाएगा, तो अपने आप एनटीए में वही लोग सदस्य या सेक्रेटरी या अध्यक्ष बनेंगे जो गरीबों का दर्द जानेंगे। और जब गरीबों का दर्द जानेंगे और सारे बच्चे उच्च शिक्षा लेकर के जाएंगे, तो मजाल नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो जाएगा। एक तो समान शिक्षा में संस्कार आ जाएगा, और दूसरा सर कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित और विद्वानों की फौज होगी कि करप्शन नहीं सहेगी। तो एक तो वो हो जाएगा। दूसरा सर आप बताइए कि आंदोलन को सम्मान कैसे दे सरकार? आज स्थिति ये हो गई है कि किसी भी आंदोलन में कौन लोग ज्यादा रह रहे हैं। आप बताइए सर, कुणाल कामरा ने जो बात बताया कि सीता के पति का नाम लेकर के, और जो उन्होंने गीता मतलब जो मजाक उड़ाया भगवान राम का स्टेज पर से, उसी स्टेज पर से कुणाल कामरा ने, उसी स्टेज पर से जो है वो एक गीत गाया जाता है कि सिर्फ दुनिया में अल्लाह का नाम रहेगा, बाकी किसी का नाम नहीं रहेगा। यानी भगवान का नाम नहीं रहेगा, या जीसस क्राइस्ट का नहीं रहेगा, या वाहे गुरु का नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर कि कौन लोग ज्यादा आंदोलनकारियों में बड़ी संख्या किनकी रही है? वो तो चेहरा कभी अन्ना हजारे हो जाते हैं, कभी जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं, और कभी सोनम वांगचुक हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों इस सरकार में आंदोलनकारियों में ज्यादा संख्या में वही लोग हो रहे हैं जिनके माँ बाप के 16-17 बच्चे हैं, और उसमें फिर 4 बच्चे आंदोलन में, बाकी के 12 जो है वो मुफ्त के राशन या फिर जो है वो देहात मजदूरी मुर्गा पंकज जी, काट करके। सोनम और वांगचुक जो है, जी मतलब मैं आपको समझ रहा हूँ, जी सोनम वांगचुक के आप अपना एक बैकग्राउंड है। जी उनका एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से महात्मा गांधी चौपाल में आए थे, जी उन्होंने बेसिक स्कूल खोला। उनका ये कॉन्सेप्ट कहना ये था जी कि जो आदमी जो काम करना जानता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, पढ़ाई उसको उसी में कराएंगे। तो उन्होंने बेसिक स्कूल जगह जगह चौपाल में खोला 1917 में, जब सत्याग्रह किया गया। और उस वक्त जो है उस जगह जगह जो खोला, वहां पे उनका था कि कोई बड़ा ही अगर कारपेंटर है तो उसको कारपेंटर की पढ़ाई उस स्कूल में कराई जाए। जिस तरह का जो काम पारिवारिक आ रहा है वो कराई जाए, उसके बाद फिर अपना हायर एजुकेशन खोल लेना है। इसी तरह से सोनम वांगचुक भी अपने यहाँ स्कूल खोले हुए हैं। उनका ये कहना है कि परिभाषा जो है, डिफिनेशन रटने से कुछ नहीं होता है। आप ज्ञान प्राप्त करिए, काम को करके ज्ञान प्राप्त करिए। और वो आदमी एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, अपने इलाके में पर्यावरण पर काफी काम किया था। उसको शिक्षा पर एक समझ है, और उस समझ उसने एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसपे एक फिल्म बनी थी 3 इडियट। कि वो कहा यह जा रहा है कि डिग्री के पीछे मत पढ़ो, बल्कि पढ़ाई करो, और पढ़ाई इस तरीके से करो कि वो चीज में डूब जाओ बिल्कुल। तो ये जो हम लोग 3 इडियट में देखे भी थे कि जो उसका हीरो आमिर खान था, वो किसी क्लास में घुस आता है, बोलता है जहां से मिलता है कुछ ले लो, ज्ञान प्राप्त करो, सर्टिफिकेट जमा मत करो, बल्कि ज्ञान प्राप्त करो। तो इस तरीके का उनका अपना कॉन्सेप्ट है। वो आदमी अपना करके पहले दिखाया हुआ है, और आज उस चीज को देश में लागू करना चाहता है। तो मानना तो ये चाहिए ना कि ये देशभक्त है। सोनम वांगचुक एक देशभक्त है, जो चाहता है देश में विकास हो, और एक शिक्षा की एक अलग पद्धति वहां यहाँ शुरू हो। अभी की शिक्षा व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं है, तभी तो शिक्षा मंत्री का रिजर्वेशन था। मैं सर वही बता रहा हूँ कि जो चीज जो 3 इडियट्स में दिखाया गया है, और जो चीज जो है महात्मा गांधी ने कहा, उस पूरे कंसेप्ट को पहले से भी भारत के सरकारों ने सिलेबस में डाला है। आपको सर बचपन में हस्तकर्म की परीक्षा याद हो, और अभी भी सर आईटीआई जो संस्थान होते हैं, आईटीआई को
ट्वेल्थ की जो है वो इक्विवेलेंट डिग्री की मान्यता मिल चुकी है, सरकार ने दे रखी है उसको अपने यहाँ। तो पहले से भी ये चीजें हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि समान शिक्षा का कानून नहीं है। तो सोनम वांगचुक जी को समान शिक्षा का कानून लाना चाहिए। और जो सर आपने बताया कि क्या कारण है कि आंदोलनकारियों को लाठियां चटकाई जा रही, तो कारण सर ये सरकार के सामने भी समस्या होती है कि अगर सरकार एक आंदोलन की बात मान जाए 100% और वो आंदोलन सफल हो जाए, तो पता ये चलेगा कि जिनको 16-17 बच्चे हैं उनके 4 बच्चे हमेशा आंदोलन ही करते रहते हैं। और आंदोलन एक खड़ा कर दिया जाए कि नहीं, जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनको ज्यादा रिजर्वेशन दे दो, 100% यूपीएससी का सारा सीट ही उन्हीं को दे दो। हर जगह एसपी जो है वही होगा जिनके घर में 16-17 बच्चे पैदा होंगे। तो हर समस्या के जड़ में जनसंख्या है सर, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अगर सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी अगर आंदोलन करती, जस्टिस विद इन ईयर के लिए अगर करती, अच्छा एक चीज सर देखा जाए, मैं सर आपको नई शिक्षा नीति 2020 का पूरा जो है वो मसौदा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। जो काम सोनम वांगचुक कर रहे हैं लद्दाख में, जो 3 इडियट्स में आमिर खान ने बताया था, जो महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट था, उसी पर आधारित है नई शिक्षा नीति। कमोवेश जो 1986 में बना था कानून, नई शिक्षा नीति उस समय जो बनी थी शिक्षा नीति, उस समय के कानून में भी यही चीजें हैं, लेकिन धरातल पर उतरती क्यों नहीं है? क्योंकि जब बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए 2 अंडा मिड डे मील में दिया जाता है, तो उसमें एक अंडा जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर में जाता है, बाकी एक अंडा में जो है आधा चला जाता है बीईओ के पास, और बाकी का आधा जो बचता है वो प्रिंसिपल के पास, और अंडा का जो ग्रेवी बनाना है वो सारे शिक्षकों के पास। इस तरह से 15 पार्ट हो जाता है। तो करप्शन की सजाए मौत होनी चाहिए, और करप्शन के केसेस में जस्टिस विद इन ईयर आना चाहिए। अगर कोई घूस लेते हुए पकड़ा जाए, आय से अधिक संपत्ति पकड़ी जाए, डिस्प्रोपोर्शनेट एथिक्स का किसी पर केस दर्ज हो, तो 1 साल के अंदर में उसको सजा में क्लीन चिट मिले। अगर क्लीन चिट मिलता है उसको प्रमोशन दे दीजिए, मोटिवेशन दे दीजिए, और अगर सजा मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट तक से जो राष्ट्रपति से जो माफी लिया जाता है, वहां तक के प्रोसेस को 1 साल के अंदर में पूरा करके उसको फांसी देने की सजा का प्रावधान सर बना दिया जाए। और इसके लिए अगर आंदोलन होता जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, समान शिक्षा समान चिकित्सा के कानून के लिए, और करप्शन की सजाए मौत करने के लिए, और जस्टिस विद इन ईयर के लिए अगर होता, तो सब लोग ठीक है, उसमें शामिल ये होते। तमाम चीजें जो आपने करवाई है सारे देश के लिए काफी आवश्यक चीज है। लेकिन एक विषय को, इन तमाम विषय में से एक विषय जो शिक्षा का था, उनका अपना कॉन्सेप्ट था, उनका ये मानना था कि शिक्षा नीति आपकी सही नहीं है। वो अगर मांग कर रहे थे, अनशन पर है, हजारों युवा जो है इस बात को समझ रहे हैं। देश भर के कोने कोने से युवा वहां पहुंच के अगर कोई मार्च कर रहे हैं, कोई डिमांड कर रहे हैं, तो क्या उन पर लाठियां चलानी चाहिए सरकार को, या बैठ के सरकार के एक आदमी भी अनशन स्थल पर नहीं गए, बल्कि 18 दिन 20 दिन जब हो गया तो उनको जो है बजाबते फोर्सफुली उठा कर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, उनका वहां इलाज किया गया। सुनो, मिलने क्यों नहीं लोग, सरकार इतना इनसेंसिटिव कैसे हो गई है? सरकार इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति सोनम वांगचुक, जिनके बारे में एक प्रतिष्ठा है, एक सम्मान है उनको लेकर, तो ऐसे व्यक्ति के इतने दिनों के अवसर के बाद भी सरकार के एक प्रतिनिधि वहां नहीं गए, और आज जब मार्च निकल रहा है तो फिर लाठियां सरकार चला रही है, कहां तक उचित है? सर एक चीज सर देखा जाए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि सरकार को लाठियां नहीं चटकानी चाहिए और युवाओं की बात को मानना चाहिए, आंदोलनकारियों से सरकार के प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। लेकिन मुझे सर कोई एक बात बता दे कि एक भी आंदोलन से, चाहे वो किसानों के लिए आंदोलन हुआ, चाहे ये जो सो कॉल्ड जेनजी का आंदोलन है, इन पूरे आंदोलन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों केवल अल्लाह ही रहेंगे दुनिया में इसका गीत गाया जा रहा है, जो राम का मजाक उड़ाया जा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है सर। कौन लोग हैं जो उन आंदोलनकारियों में भीड़ बन के जा रहे हैं ज्यादा संख्या में? कहने का मतलब ये है सर, जब आंदोलन की आड़ में एक नेता का विरोध, एक पार्टी का विरोध होने लगेगा, तो आंदोलन नहीं होगा। राजनीति, जड़ जुड़ जमीन, ये चीजें जब सामने आ जाती हैं, तो फिर सारी चीजें, सारी पवित्रता, सारे सैंक्टिटी सर समाप्त हो जाते हैं। तो मैं इस बात को सर आपके मानता हूं कि हाँ, लाठियां नहीं चटकाई जानी चाहिए, आंसू गैस के गोले नहीं फेंके जाने चाहिए, और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे युवाओं को कष्ट हो। लेकिन
ये लोग भी आंदोलन अगर इतना ही बृहद लेवल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जस्टिस विनियर के लिए, करप्शन की सजा सजाए मौत के लिए, और अगर समान शिक्षा कानून, समान चिकित्सा कानून के लिए अगर ये लोग लड़ रहे होते तो अच्छा होता। जैसा कि सोनम वांगचुक का सर है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार, तो कैसे सुधार होगा, इसका क्या प्रोफार्मा है, उनके पास क्या रोड मैप है? सरकार तो बात ही नहीं करने आई ना, बात करती तो तब इनका सब डिमांड है कॉलेज में तो प्रधान को हटा दीजिए। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है, उससे पहले सरकार बात करती भाई आपके पास क्या रोड मैप है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझाइए हमको, तब हम हटाएंगे। नहीं हटाएंगे, सरकार तो बात ही नहीं की, एकदम अच्छा लोग आए और उठा के लेकर चले गए। इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार इस मामले में झुक जाए? तो कल होके ये लोग ये न कहेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कल होके वो लोग कहेंगे कि अब हम 90% हो गए और 10% वालों को कुचल के एकदम बाहर फेंक दीजिए और यूपीएससी का 100% सीट जो है रिजर्व कर दीजिए एक खास जाति, एक खास धर्म के। नहीं, मांगे तो कोई कर सकता है, कुछ भी, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, बातें रखने का अपनी अपना अपना ये है। सरकार बातें मानती है, मांगे मानती है, नहीं मानती है, मांगे तो लोग करेंगे। और जनसंख्या ज्यादा है तो अपनी बातें कहते हैं, जो बुद्धिमान है वो जनसंख्या अपना काम रखते हैं, जो लोग को एजुकेशन से बहुत मतलब नहीं है वो अपना जनसंख्या ज्यादा रखते हैं, जिसका लाभ उनको डेमोक्रेसी में मिलता है। यहाँ सर मैं आपको एक चीज के लिए सर एक चीज पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनसंख्या अगर केवल पढ़ने, अनपढ़ और शिक्षित इस आधार पर बढ़ता घटता तो समझ में आती। यहाँ तो स्थिति ये है कि कुछ लोगों ने धर्म और जाति के आधार पर प्रोफेसर साहब लोगों को 18-18 बच्चे, तो जाहिलियत जो है वो एक मानसिकता बनती जा रही है, इसलिए अच्छा ठीक है पंकज जी, ये बताइए कि अब जो सरकारें हैं, चाहे जो भी सरकार से बातें मनवानी होती है, जो भी परेशानी है हम लोगों के, जो समस्याएं हैं उसको लेकर भरत तिवारी ने भी आंदोलन किया और जिसका परिणाम हुआ उनको गोली मार दी गई। आज जो है जंतर मंतर पर जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के लोग मार्च किए, उनके साथ पिटाई की गई, मारा गया, पीटा गया और एक तरह से उनके आंदोलन खत्म कर दिया गया बाई फोर्सली। बाई फोर्सली जो है सोनम वांगचुक को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, इस बीच में सरकार की कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे। तो आपको क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि सरकार कुछ डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है? जा रही है, लेकिन अगर सरकार इसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून ला देती, भ्रष्टाचार की सजा मौत कर। भरत तिवारी मामले में सर क्या हुआ? भरत तिवारी मामले में जो लोग भी एनकाउंटर में इंडल्ज थे, जो सो कॉल्ड एनकाउंटर या मर्डर जो भी उसमें इंटेलिजेंस जिनका जिनका है, उनकी संपत्ति जांच कराइए ना सर, उनके जमीन का दस्तावेज चेक करिए ना सर, पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार रूपी अहंकार जो है वो सवाल रूपी अच्छाई को सुनना नहीं चाहता है। भ्रष्टाचारियों का हाथ जो होता है वो काले धन में, उसका दिमाग इतना अहंकार से जो है वो उनका मतलब दिमाग चढ़ा बड़ा रहता है कि वो लोग अपनी आलोचना नहीं सुन पाते। चलिए ठीक है, अब खत्म करते हैं अपना डिबेट और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। कितना देर